हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2022 के लिए सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आज आपको हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, आज का यह हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स जीके जीएस की, अगर आप जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे आपको जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आपको अब डेली हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप इसी तरह से हिंदी और जीके जीएस का डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी फ्रेंड्स, पूछा गया है, गमन शब्द दिया गया है, गमन शब्द को आपको विपरीत बताकर उसका उपसर्ग बताना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, उसका आंसर आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आप लोग गेस करते चलिएगा, हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गमन शब्द है, गमन शब्द का पहले आपको क्या करना होगा, विपरीत बताना होगा। गमन शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है। गमन का फ्रेंड्स अगर आप विपरीत करेंगे तो इसका विपरीत होता है आगमन। तो आगमन में अब आपको आगमन में उपसर्ग ढूंढना होगा। तो फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, गमन में ही उपसर्ग ढूंढते हैं, लेकिन आपको गमन का विपरीत पूछा गया है। गमन का आप विपरीत करेंगे आगमन। अब आगमन में आपको बताना होगा कि इसका उपसर्ग क्या होगा। अब उपसर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें उपसर्ग आएगा गा और गमन। तो आ प्लस गमन है, तो आगमन में आपका पहला जो शब्द है वो उपसर्ग होता है, बाद वाला शब्द जो है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें आपका उपसर्ग क्या हो गया, आ। तो आ इसका फ्रेंड्स बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। जितने भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग गेस करते चलिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। हम आपको पूरा डिटेल से सभी क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। यानी फ्रेंड्स आपको उपसर्ग बताना है। प्रतिकूल शब्द दिया गया है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग गेस करिएगा, हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो प्रतिकूल शब्द है फ्रेंड्स, इसमें आपको उपसर्ग ढूंढना है। अभी हमने आपको बताया पहला शब्द जो होता है उपसर्ग होता है, लास्ट वाला शब्द जो होता है वो प्रत्यय होता है। अब इसमें प्रतिकूल में क्या है, प्रति और कूल, दो शब्द जुड़े हैं, प्रति और कूल जुड़ा है। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट पहले शब्द देखते हैं तो प्र भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन गलत होगा। प्र आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो आपके शब्द जुड़े हैं उसको आपको देखना होगा। इसमें कौन कौन सा शब्द जुड़ा है, प्रति जुड़ा है और फिर कूल जुड़ा है। तो प्रतिकूल है तो प्रति का अलग अर्थ हो गया, कूल का अर्थ अलग हो गया। इसलिए फ्रेंड्स जिसका अर्थ होता है उसका पहले वाला का अर्थ जो होता है वो प्रत्यय वो होता है आपका उपसर्ग। तो उपसर्ग आपको बताना था, इसका आंसर प्रति वाला बिल्कुल सही होगा। यानी जितने भी स्टूडेंट्स डी वाला आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रति बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। यानी आपको विश्वामित्र का संधि विच्छेद बताना है। तो फ्रेंड्स आपको संधि विच्छेद कैसे करना है, विश्वामित्र दिया गया है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस अमित्र। अब कैसे आप करेंगे, विश्वामित्र में विश्व प्लस इसका अमित्र जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो आ की मात्रा दिया गया है इसमें विश्व में, तो वो जो आ की मात्रा है यहाँ पर आके अ बन जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसका संधि विच्छेद विश्व प्लस अमित्र होगा। यानी फ्रेंड्स सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जितने भी कैंडिडेट सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है। यानी आपको संधि बताना है, तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है। अब फ्रेंड्स तपोवन में आपको संधि बताने से पहले आपको इसका संधि विच्छेद करना होगा कि तपोवन का संधि विच्छेद कौन सा है, उसके बाद आप उसकी संधि बता सकते हैं। तो तपोवन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है तपह प्लस वन। तो तपह प्लस वन अगर इसमें आपका विसर्ग आ रहा है तो यानी विसर्ग संधि आ गया। जिसमें भी विसर्ग चिन्ह आए तो वो विसर्ग संधि हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा इतना चीज कि तपोवन का जो संधि विच्छेद होगा तपह प्लस वन होगा, तो इसमें आपका विसर्ग आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर जो है फ्रेंड्स बी वाला बिल्कुल सही होगा, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 गलत हैं, एक सही है, आपको सही चुनना है। तो देखिए इसमें अस्थाई लिखा गया है, अस्थाई को बताना है कौन सा शब्द सही है। तो देखिए अस्थाई ऐसे नहीं लिखा जाता है, अस्थाई आपको पता है। अस्थाई अब आपका ए भी गलत है। अब आपका कंफ्यूजन आएगा बी और सी में। तो फिर देखिए जो यह वाला अस्थाई लिखा जाता है ये भी गलत होता है। जो शुद्ध अस्थाई होता है वो अस्थाई ए वाला होता है। तो अस्थाई इसका आंसर फ्रेंड्स सी वाला बिल्कुल सही होगा। जितने भी कैंडिडेट इसका आंसर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा फ्रेंड्स कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है, 3 इसमें से गलत है और एक सही है, वही आपको बताना है कौन सा बर्तनी सही है। तो इसमें लिखा गया है ज्योत्सना। अब आपको बता देते हैं ज्योत्सना कैसे सही लिखा जाता है। तो ज्योत्सना आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसको याद रखिएगा। ज्योत्सना में आधा ज रहता है, फिर य रहता है, फिर आधा त रहता है, फिर आधा स रहता है, फिर न आ की मात्रा। ज्योत्सना, इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ज्योत्सना देखिए पहले ऑप्शन में ए है, तो ए ऑप्शन काफ़ी स्टूडेंट्स देते हैं जो कि गलत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज्योत्सना जो होगा इसका बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका 3 आधा आता है, यानी ज भी आधा रहता है, स भी आधा रहता है, त भी आधा रहता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चौराहा में कौन सा समास है। आपको समास बताना है कि कौन सा समास है चौराहा में। इसके लिए आपको शानदार ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए चौराहा का समास पूछा गया है, जिसका भी आपको समास पूछा जाए तो बस याद रखना चौराहा दिया गया है। आपको अगर चौराहा का नाम आ रहा है तो चौराहा से आपको क्या समझ में आता होगा, जिसमें आपको 4 राह होते हैं। यानी फ्रेंड्स एक उत्तर आपको 4 राह जहाँ मिलता है वही चौराहा बनता है। तो 4 राह में आपको अंकों की संख्या आ रही है 4, तो इसमें अंक भी आ रहा है 4। इसमें जब भी पूछा जाएगा चौराहा पूछा जाएगा, दशमुख पूछा जाएगा और चतुर्भुज पूछा जाएगा। इस टाइप में देखिए दशमुख करेंगे तो उसमें संख्या आ रही है 10 और चतुर्भुज करेंगे उसमें भी आ रही है 4। इसलिए फ्रेंड्स जिसमें भी अंकों की संख्या आए, अंकों की बात आए, तो वह हमेशा क्या होता है, द्विग समास होता है। तो याद रखिएगा, वो जिसमें भी हमेशा अंकों की बात आए तो वो हमेशा द्विग समास होता है। द्विग में आप कैसे याद रखेंगे, द्वि में संख्या आ रही है द्वि की, तो यानी 2 भी इसमें आ रहा है संख्या, अंक इसमें भी आ रहा है और अंक शब्दों में भी आ रहा है। तो प्रश्नों में चौराहा दिया गया है, चौराहा में आंसर अब याद रखेंगे, चौराहा में आएगा 4 राह, यानी 4 से बना है तो अंक आ रहा है। तो अंक वाला ऑप्शन कौन सा है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, द्विग है। तो द्विग जो है 2 से बना है, तो इसलिए फ्रेंड्स अंक मिल गया। इसका आंसर डी वाला बिल्कुल सही होगा। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, जिसमें भी आपका अंक आए वो डायरेक्ट आप लोग द्विग समास लगाइएगा। द्विग समास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब कंफ्यूजन आता है द्विग समास और द्वंद्व समास में। द्विग समास आप लोग याद रखिएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हम आपको अभी समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास है। अब आ गया आपका द्वंद्व समाज वाला और द्विग समाज वाला। अब कंफ्यूजन यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ आपको चौराहा यानी 4 वाला ऑप्शन आए, अंकों का ऑप्शन आए, वहाँ आपको हमने बता दिया द्वि वाला ऑप्शन आएगा, यानी 2 मतलब हो गया द्विग समास। अब यहाँ पर अगर बात आई भाई बहन में कौन सा समास होगा, तो आपको यहाँ से हम बता दे रहे हैं, जैसे भाई बहन आ गया, माता पिता आ गया, पति पत्नी आ गया, जिसमें आपको बीच में चिन्ह रहता है ना, योजक चिन्ह, जैसे माता पिता भाई बहन दोनों में आपको इसमें चिन्ह दिखेगा। जब भी ये चिन्ह दिखे, ये द्वंद्व समास याद रखिएगा, ये होता है द्वंद्व समास। जैसे आपका रिलेट किया जाता है भाई का बहन से, माता का पिता से और पति का पत्नी से, इसलिए फ्रेंड्स इसको आप लोग द्वंद्व समास समझिएगा। अंकों वाले को आप लोग द्विग समास, द्विग मतलब 2। तो यहाँ से आपका आई होप कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, इस टाइप के शब्दों का आपका आंसर होगा द्वंद्व समास, और जो आपको अंकों का आता है तो वो होता है द्विग समास। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स कि परीक्षा शब्द जो है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। यानी परीक्षा शब्द को आपको देखना है यह किस वर्ग में आएगा, तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, विदेशज होगा, कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड देखिए, जो तत्सम शब्द है, जो परीक्षा शब्द है, ये आपका संस्कृत से बना है, यानी तत्सम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तत्सम इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो परीक्षा शब्द है ये तद्भव नहीं है, देशज भी नहीं है, विदेशज भी नहीं है, बल्कि संस्कृत का शब्द है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से बना होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, डिबरी लिखा गया है। डिबरी आपको देश में यानी देहाती शब्दों में यूज होता है डिबरी का, तो इसलिए ये आप लोग याद रखिएगा, देशज शब्द डिबरी भी है। पगड़ी भी देशज शब्द है, यानी आपको इसको भी सुने होंगे आप लोग, पगड़ी, डिबरी, ढोर, ये सब जो हैं देशज शब्द हैं। तो ये सब जो हैं देशज शब्द हैं। पुष्कर जो है फ्रेंड्स ये आपका क्या है, तत्सम है। तो ये संस्कृत का पुष्कर होता है, तो पुष्कर कौन सा शब्द हो गया, यहाँ पर तत्सम शब्द हो गया। बाकी ये तीनों जो हैं देशज शब्द हैं। तो कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो पुष्कर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पुष्कर जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसू का बहुवचन क्या होगा। यानी आंसू दिया गया है, आंसू का आपको बहुवचन बताना है कि आंसू का बहुवचन क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, आंसू जो है एक वचन है। आंसू का अगर आप बहुवचन करेंगे तो आंसुएं नहीं होता है, बल्कि आंसुओं होता है। आंसुओं, तो आंसुओं आप लोग शब्द सुने होंगे। आंसू का बहुवचन आंसुओं होता है। सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही है। संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष की बात आए तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी फ्रेंड्स आपको इसमें कहा गया सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। इसमें जो है विशेषण जो है शब्द की विशेषता बतलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर राम की बात की जाए, राम की कोई विशेषता बतला रहा है उसे विशेषण कहेंगे, और राम क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो राम की विशेषता बतलाया जाए, जिस शब्द की विशेषता बतलाया जाए वो शब्द हो गया विशेष से, और जो उसकी विशेषता बतला रहा है वो हो गया विशेषण। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स की अगला क्वेश्चन सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी आपको सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। चारों में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता बाजार जाती होगी। ये आपका भविष्य काल है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये आपका जो हो भूतकाल हो गया। वर्षा हो रही थी, ये भी आपका भूतकाल हो गया। वह कोलकाता जाता होगा, यह आपका जो है सामान्य वर्तमान काल है। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको अब ढूंढना है कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। उसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें सुमन दिया गया है, सुमन भी फूल का पर्यायवाची होता है। कुसुम दिया गया है, कुसुम भी फूल का पर्यायवाची होता है। पुष्प है, पुष्प भी फूल का पर्यायवाची होता है। यानी ये तीनों जो है फूल का पर्यायवाची हैं। और तनुजा जो दिया गया है फूल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बात करें तनुजा क्या है, तो फ्रेंड तनुजा जो है ये बेटी होता है, यानी पुत्री। पुत्री का जो है ये पर्यायवाची तनुजा होता है। यानी तनुज मतलब बेटा, तनुजा मतलब बेटी, इसलिए फ्रेंड्स ये जो है पुत्र और पुत्री का जो है पर्यायवाची होता है। तो तनुजा मतलब होता है पुत्री। तो फ्रेंड्स यह पुत्री वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स कि तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यानी अब आपको बताना है तालाब का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, तालाब का पर्यायवाची सरोवर दिया गया है, सरोवर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सुआ दिया गया है, सुआ नहीं होता है। सुआ होता है किसका पर्यायवाची है? सुआ जो होता है तोता का पर्यायवाची होता है। यानी तोता को भी सुआ बोला जाता है। पुंडरीक दिया गया है फ्रेंड्स, पुंडरीक भी नहीं होगा, क्योंकि पुंडरीक जो होता है ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है। उसके बाद फ्रेंड्स पुष्कर दिया गया है, पुष्कर आपका इसका पुष्कर भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पुष्कर मतलब भी तालाब होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ए वाला और डी वाला बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही दिया गया है। यानी तालाब का पर्यायवाची सरोवर होगा और पुष्कर भी होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द है। यानी आपको अब सम्मुख का विलोम शब्द बताना है। तो सम्मुख मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सम्मुख मतलब होता है सामने, और इसका विलोम आप करेंगे तो क्या होगा? सम्मुख का विलोम होता है उन्मुख। तो सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मुख। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विमुख और प्रमुख अभिमुख बिल्कुल गलत है। सम्मुख का विलोम उन्मुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का सही विलोम। तो अर्वाचीन दिया गया, अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स बात करें अर्वाचीन की, तो अर्वाचीन का उल्टा होता है प्राचीन। तो प्राचीन इसका बिल्कुल सही आंसर होता है फ्रेंड्स। सी वाला एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एहसान ना मानने वाला। यानी फ्रेंड्स अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। जो एहसान नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, वो आपका एहसान नहीं मान रहा है, वो आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए कृतज्ञ हो गया। तो इसका मतलब हो गया एहसान ना मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृतज्ञ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? यानी एक शब्द आपको बताना है, जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आ जाता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए, अभ्यागत दिया गया है, ये भी गलत है। अतिथि दिया गया है, ये भी गलत है। अनबोला, ये भी गलत है। अनाहूत इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए वाला बिल्कुल सही। जिसे बुलाया नहीं गया हो और बिना बुलाए आता है उसे अनाहूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है। तो मुहावरा आ गया फ्रेंड्स। अब आपको बताना है ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या होता है। अपने काम से काम रखना,
भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना और सबसे अलग होना। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि चारों में से इसका आंसर क्या है। ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या होता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह से डेली आप जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।